जीवनव्रती पथिक सुश्री सीमा आजगांवकर जी का जीवन राष्ट्र सेवा, शिक्षा, संगठन और संस्कार निर्माण को समर्पित रहा है। आपका जीवन सेवाव्रती भाव, अनुशासन और निस्वार्थ कर्म का सशक्त उदाहरण है। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी में जीवनव्रती के रूप में प्रारंभ हुआ आपका संगठनात्मक जीवन वर्तमान में एकल अभियान को जन जन का अभियान बनाने की ओर अग्रसर कर रहा है। एकल श्री हरि की संगठन मंत्री तथा केंद्रीय सह योजना प्रमुख हरि कथा के रूप में आपका जीवन उस परंपरा का प्रतिनिधि है जिसमें सेवा एवं साधना है। मैं वीना दीदी से आग्रह करूंगा, कृपया सीमा दीदी का स्वागत सम्मान करें। मंचस्थ सभी महानुभाव, सभी आत्मीय स्वजन, नमस्कार। आज बहुत आनंद का क्षण है, आनंद की बात है कि हम एकल को जानो इस बहुत बड़े कार्य को जानने के लिए एकत्रित हुए हैं। वास्तव में कहने के लिए अभी की डॉक्यूमेंट्री हो, सिद्धार्थ जी का संचालन हो, सब कुछ जानकारी, सब कुछ संख्या, आंकड़े तो आपके सामने सिद्धार्थ जी ने भी रखे हैं और कार्य का विवरण भी हमने इससे रखा है। फिर भी कुछ औपचारिकता के रूप में मैं कुछ जानकारी भी आपके सामने रखूंगी और उसके पीछे का विचार भी आपके सामने रखना चाहूँगी। वास्तव में एकल अभियान की शुरुआत सहजता से हुई है। किसी बहुत सोच समझकर, योजना बनाकर ऐसा तो नहीं किया, मगर जब समाज की आवश्यकताएं दिखाई दी, वहाँ से जब मांग आई, तब इसने जन्म लिया है। और वह भी वनवासी क्षेत्र में, धनबाद जैसे बहुत अंदर के गांव में, घोर वनवासी क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र, इसमें इसका जन्म हुआ। और उसकी आवश्यकता ही रही कि अपने देश की लगभग 60 साल होने के बावजूद भी हम विकास की किरणें ग्रामीण क्षेत्र तक नहीं पहुंचा सके, तो वनवासी क्षेत्र तो बहुत ही दुर्लभ है। आज पूरा वनवासी क्षेत्र 4 लाख गांवों से घिरा हुआ है। तो अगर हमें देश को विकसित करना है, देश को समर्थ करना है, या देश की जो गरिमा थी उसको पुनर्स्थापित करना है, तो समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना आवश्यक है। और इसीलिए जब कुछ सेवाभावी लोग, समाज सुधारक, संघ के प्रचारक, इनका जब समाज के अंत तक जाना होता था, तब जो बात ध्यान में आई कि वह शिक्षा की आवश्यकता। शिक्षा से भी, शिक्षा और साक्षरता में बहुत अंतर है, आप भी सब लोग मानते हैं। तो साक्षरता का अभाव दिख रहा था और वह साक्षरता भी विकास में, यानी निरक्षरता विकास में बहुत बड़ी बाधा होती है। तो इस दृष्टि से कि ये वनवासी क्षेत्र के जो हमारा भविष्य है, 4 लाख गांव में जो जीवन जी रहा है, उनके भविष्य की दृष्टि से एकल अभियान का, एकल विद्यालय का जन्म हुआ। एकल की विशेषता जो है, जो शायद अपने को वीडियो में भी कभी नहीं दिखाई देगी, मगर ये है, हमने एकल की जो रचना की है वहाँ की, यह एकल पहले से सब काम स्वावलंबी कैसे हो। यानी अगर किसी गांव में एकल विद्यालय शुरू करना है, तो वह विद्यालय उस गांव का कैसे हो, इसका विचार प्रथम हो। अगर उस विद्यालय को स्थायी रूप में चलना है, तो आचार्य, पढ़ाने वाला व्यक्ति भी उस गांव से होना चाहिए। यह उसकी प्रथम आवश्यकता है। इसीलिए एकल अभियान ने हमेशा उसके स्थायित्व का विचार किया, सभी आयामों में भी। फिर वह आरोग्य हो, ग्राम विकास हो, स्वाभिमान जागरण हो, या संस्कार शिक्षा। हर बार गांव के लोगों से समिति बनाकर, उनको उसकी आवश्यकता, उसका महत्व समझाकर, फिर से अगर आप चाहते हैं तो तब यहाँ शिक्षा का विद्यालय शुरू करेंगे। आपकी ओर से मांग आना चाहिए। आपको पता है ना, जब कोई व्यक्ति मांगते हैं और तब देते हैं तो उसका उपयोग होता है।
अन्यथा बांटते हैं उसका कुछ उपयोग नहीं होता, वो तो ऐसे ही आता है और पड़ा रहता है, हमने तो नहीं मांगा था, यही बात होती है। तो उसका स्थायित्व बना रहे, उसका महत्व ध्यान में आए, इसीलिए गांव गांव में ग्राम समितियां बनी। उसके पहले सर्वेक्षण हुआ कि यहाँ इसकी आवश्यकता है नहीं। सिर्फ सर्वेक्षण प्राथमिक शिक्षा का नहीं हुआ, आज देश का उस समय यानी 80 से 90 के बीच का समय था, उसमें बहुत सारी बातों का सर्वेक्षण। उसमें हमारे 3 मुख्य आधार बिंदु थे। एक तो क्षेत्र वनवासी क्षेत्र हो या सीमावर्ती क्षेत्र हो या देश विरोधी गतिविधियां वहाँ चलती हो, यानी इस देश में देश विरोधी गतिविधियां सहजता से चलती है, उल्टा खुलेआम चलती है और सिर ऊपर करके चलती है, उसमें कोई मनाही नहीं, कोई बंधन नहीं। और नक्सलवादी हो या कम्युनिस्टों का संगठन हो, यह सभी बहुत ईसाइयों का धर्मांतरण का काम हो, यह खुलेआम चलता है। खुलेआम ही नहीं तो उसमें कुछ सत्ताधारी भी उसमें सपोर्ट करते हैं, पीछे खड़े रहते हैं। इसके कारण देश विभाजन की ओर फिर से एक बार हमारा आया है। और इस दृष्टि से देश को एकत्रित करना, देश को संगठित करना, देश को फिर से सुरक्षित करने की दृष्टि से भी एकल विद्यालय की रचना हुई। एकल विद्यालय का वनवासी क्षेत्र में जाना सिर्फ शिक्षा का ही आंदोलन नहीं है, तो पूरे वनवासी क्षेत्र को सजग बनाना, उसको स्वावलंबी बनाना, उनके अंदर का जो देशभक्ति का भाव है उनको जगाना, यह उद्देश्य लेकर भी इस वनवासी क्षेत्र का, सीमावर्ती क्षेत्र का और संवेदनशील क्षेत्रों का पूर्ण सर्वेक्षण करके फिर गांव में संपर्क किया गया, क्षेत्र तय किया गया। आप जानते हैं एकल अभियान एक संगठन है, यानी उसका मुख्य उद्देश्य संगठन है। संगठन यानी समविचारियों का संगठन होता है, उद्देश्य के लिए संगठन होता है, तो निश्चित रूप में भारत देशभक्तियों का संगठन, और अन्य शब्द में कहे तो हिंदुत्व का संगठन। क्योंकि जो सनातन धर्मी है वही इस देश को अपनी मातृभूमि मानते हैं, बाकी किसी ने भी कभी भी इसको मातृभूमि नहीं माना, इसको भारतवर्ष के रूप में नहीं माना। उन्होंने तो सिर्फ एक भूमि का टुकड़ा जिसको कैसे बांटा जाए इसी का विचार किया गया। इस दृष्टि से हमारा स्पष्ट उद्देश्य है कि भारतीय समाज का, सनातन धर्मीय समाज का संगठन हो। और एक समय जो भारत ने इतना गौरवशाली इतिहास है, मुझे पता है हमें ये बातें सुनना भी अच्छा नहीं लगता और सही बात है, और उस गौरवशाली के समाज के लिए हमें गर्व करने जैसी हमारे में कोई बात नहीं है। उसका 1% भी हम नहीं जानते, ना वह क्षमता रखते हैं। उस दृष्टि से फिर से इसको एक बार पुनर्स्थापित करें हम हमारे देश के सामर्थ्य को, इस दृष्टि से एकल अभियान का जन्म हुआ। और उसका पहला आधार बना कि साक्षरता गांव गांव में, क्योंकि विकास का आधार, विकास की नींव साक्षरता है। शिक्षा तो इस देश की, इस समाज के, यानी किसान भी धर्म की बात करता है, किसान को भी तत्वज्ञान उसकी जीवन में भी दिखता है। तो शिक्षा से ज़्यादा साक्षरता की आवश्यकता थी, इसीलिए शिक्षा का कार्य शुरू किया। उसमें फिर से उसी बात पर आती हूँ कि वह स्वावलंबी हो हर गांव। इस दृष्टि से गांव के ही इस युवा या युवती को लेकर उसको आचार्य का प्रशिक्षण दिया गया और उसके लिए वहाँ विद्यालय शुरू हुआ। हमने एकल नाम आया, यानी सिंगल, एकल या इसका अर्थ है सिंगल टीचर स्कूल। वास्तव में 89 में राममूर्ति कमीशन जो आया सर्व शिक्षा अभियान के साथ, उसमें भी 1 टीचर 1 स्कूल यह कंसेप्ट आई हुई थी और उसी को आधार भी किया। उन शब्दों को लेकर अपन ने एकल विद्यालय शुरू किया। एकल विद्यालय का जैसे जैसे शिक्षा का कार्य शुरू हुआ, शिक्षा में भी हमने जैसे बहुत बार पूछते हैं कि वैसे आपको भी पता है अपने बच्चे भी बहुत खुशी से विद्यालय नहीं जाने चाहते, कितने अच्छे विद्यालय में डालिए,
सही भेजिए, बहुत हज़ारों की फीस दीजिए, लाखों की फीस दीजिए, बच्चे को तो भेजना ही पड़ता है। स्वयं से जाने वाले बच्चे बहुत बिरला होते हैं। तो इस एकल विद्यालय में कैसे कोई आएगा, यानी वो खुला जीवन जीने वाले। इसीलिए एकल विद्यालय में हमने आनंददायी शिक्षा, जॉयफुल एजुकेशन की रचना की। आप पढ़ने के लिए मत आइए, खेलने के लिए आइए, गीत गाने के लिए आइए, कहानी सुनने के लिए आइए, कम से कम एक साथ आइए तो सही। एकल विद्यालय की जब शुरू की बात थी ना, तो आयु वर्ग 6 महीने से लेकर 16 साल तक का था। आप सोचोगे 6 महीने के लिए आपने क्या पढ़ाया होगा, हमने पढ़ाया ही नहीं। मगर अगर 6 महीने के बच्चे को अगर विद्यालय में ना लेते तो उसको संभालने वाला 6 साल का बच्चा विद्यालय नहीं आ सकता था। सही बात है ना, क्योंकि माँ पिताजी तो दिन भर काम करते हैं। तो 6 साल के बच्चे में ही दायित्व आ जाता है कि मेरे छोटे भाई बहनों को संभाल। अगर उसको पढ़ाना है तो उसकी जिम्मेदारी को भी अपनाना पड़ेगा। उस दृष्टि से एकल विद्यालय शुरू हुए और अपने इसमें बहुत अलग अलग आयु वर्ग के बच्चे वहाँ रहे। फिर उनके लिए सबसे मुख्य विषय तो शारीरिक शिक्षा था ही और आरोग्य भी था, मगर संस्कार विषय था। यानी संस्कार कोई बहुत तत्व ज्ञान मूल्य बताने वाला नहीं, मगर छोटी छोटी कहानियाँ, रामायण की, महाभारत की, हिसाब नीति की, पंछियों की, नदियों की, ऐसी कहानी बता बता कर अपना उनका मन बहलाना, उनके साथ गीत गाना। इस दृष्टि से आनंददायी शिक्षा से धीरे धीरे अक्षर परिचय है, अंक परिचय है, और ऐसे किया। और शिक्षा में आज हम जब 35 साल से काम कर चुके, और तब ऐसा समय था जब काम शुरू किया था तो 99% बच्चे विद्यालय ना जाने वाले थे। मगर आज मुझे आनंद भी हो रहा है, एकल विद्यालय के जितने लाखों के आंकड़े आए हैं उसमें 90% बच्चे विद्यालय जाने वाले। यानी एकल विद्यालय का भी योगदान है कि जब अपना शासन विद्यालय चलाती है, सर्व शिक्षा अभियान भी आया, प्राथमिक शिक्षा प्राथमिक अधिकार बन गया बच्चों का, तब उसका बहुत प्रचार प्रसार हुआ और बच्चों का मन लगाना, विद्यालय तक ले जाने का काम एकल अभियान ने किया। और आज हम भी करते हैं कि बच्चों का रजिस्ट्रेशन किसी न किसी सरकारी विद्यालय में हो जाए, क्योंकि सरकार भी उसमें लाखों रुपए का खर्च कर रही है। उनको वेश मिल रहा है, दोपहर का भोजन मिल रहा है, पुस्तकें मिल रही है, कॉपियाँ मिल रही है। जब वह मिल रहा है तो हम उस पर क्यों खर्च करें? सही बात है ना, जो उपलब्ध है। देखिए, सेवा ऐसी नहीं होनी चाहिए कि मुझे सेवा करने के लिए कोई बहुत एकदम गरीब हो, लाचार हो, यह सेवा नहीं कहलाती। तो जो आवश्यकता है वह पूर्ण कर पाए। और आज अपने पास जो एकल विद्यालय में बच्चे आते हैं वो संस्कार प्रधान शिक्षा के लिए आते हैं। और जैसे हम सबको भी पता है, शहरों में विद्यालय से ज़्यादा ट्यूशन क्लास की आवश्यकता है, पूरक शिक्षा की भी, यानी कोई पढ़ाई ले, तो एकल अभियान वह भी काम कर रहा है। उसके बाद जो आवश्यकता लगी कि हम प्राथमिक शिक्षा बच्चों को तो काम कर रहे हैं, मगर आरोग्य भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि मृत्यु की दर बहुत बढ़ती जा रही है। बाल मृत्यु है, महिला मृत्यु है, बच्चा जच्चा दोनों की बात आती है। तब आरोग्य की बात आई, तब फिर से एक बार विचार हुआ, हम दवा बांटने के लिए आरोग्य का काम नहीं करेंगे, हम बीमार ना पड़े इसके लिए काम कर सकते हैं क्या? यानी फिर से प्रिवेंटिव मेजर्स पर काम करना। हमारा जो आरोग्य का प्रशिक्षण है वह स्वच्छता पर ज़्यादा जोर देता है, क्योंकि हम सबको भी पता है शहरी लोग कम बीमार क्यों पड़ते हैं, क्योंकि हाइजीनिक सेंस उनका ज़्यादा है, वह प्रिकॉशन हम ले पाते हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा पानी के अभाव में और भी बहुत सारी बातें अभावों के कारण रहता है, तो धीरे धीरे माताओं में, लोगों में और ख़ास करके बच्चों में स्वच्छता की आदतें हम विकसित कर पाएँ। और जब और एक बहुत बड़ा बात आरोग्य अभियान ने किया है, और वह है जड़ी बूटियों को फिर से उनका स्थान देना। आयुर्वेद बहुत बड़ा अपना, यानी 5वां वेद ही कहलाता है वो, तो आयुर्वेद को फिर से पुनर्स्थापित गांव-गांव में करना। वह सहजता से उपलब्ध जड़ी बूटियाँ हैं तो उन तक भी वह ले जाना,
और बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है कि जो कंटेजियस जैसे होती है, जो फैल गई तो फैल गई ऐसा होता है। तो ऐसी बीमारियों के साथ में कुछ दवाइयाँ देने का काम करना, कुछ क्षेत्र मलेरिया का बहुत बड़ा क्षेत्र है, वहाँ भी देना पड़ता है, अन्य अन्य जैसे है। कोविड के समय में एकल अभियान में बहुत बड़ा काम किया। लगभग 1 लाख गाँव से ज़्यादा संपर्कित गाँव अपने पास है, और एकल अभियान व्हाट्सएप के द्वारा भी इतने गाँवों से संपर्कित है। गांव का अंतिम व्यक्ति भी अपने संपर्क में है, और हमने लाखों गांवों को कोविड के प्रसार से बचाया। यह बहुत बड़ा योगदान एकल अभियान का है कि आपने क्या क्या करना चाहिए। गांव में लोग अंदर बाहर ना आ जाए, बाहर से ना आए, और गांव के लोग बाहर ना जाए, और इसके कारण बहुत बड़ा ग्रामीण और वनवासी क्षेत्र उसमें बचा रहा। ग्राम विकास की बातें आपने देखी हैं। हम गौ आधारित खेती, आज सच में कहूँ ना तो इस देश की समस्या हमारे खाली गांव है। जो उठता है वो शहर की ओर भागने लगता है। क्यों? सही में गांव में वो अर्थार्जन के माध्यम ही नहीं बचे। थोड़ा सा पढ़ा नहीं तो वो गांव से गया, थोड़ा ज़्यादा पढ़ा तो वह राज्य से गया, और थोड़ा ज़्यादा पढ़ा तो देश से गया। यह तो कहावत आपको पता ही है। तो थोड़ा सा पढ़ लिख कर जाता है, या कोई एक वाहन गांव में आता है ना, तो गांव में सुविधा देने से आने से ज़्यादा थोड़ा होता है, तो गांव से लोगों को बाहर जाने के लिए होता है। आज हमारे देश के गांव लगभग 25% से ज़्यादा गांव, दक्षिण भारत की स्थिति तो और विकट है, बड़े बड़े गांव खाली पड़े हैं। क्यों? इसका कारण आधुनिक शिक्षा है। क्या विकास होगा उसका? और क्योंकि मगर उसका कारण भी है, कहीं ना कहीं हमारी विकास की गलत अवधारणा है। हमने देश के स्वतंत्रता के बाद गलत मार्ग पर विकास की कल्पना की। हमने अगर खेती आधारित इस देश के विकास की संकल्पना करते तो चित्र आज कुछ अलग होता। पूरे विश्व को हम तरह तरह के, यानी चावल के ही 35 प्रकार की जातियां इस देश की स्वयं है, मगर आज हमने इस स्थिति पर देश को लाकर रखा है कि बाहर की जातियां हम बीज के रूप में, हमारा ये रेशनिंग और शासन इसके पहले वाला लोगों को दे देकर मजबूर कर रहा है। एक बार वो बीज उपयोग किया तो अब आगामी समय पर वही करना। यानी हमारी जो स्वयं प्रणालियां थी खेती की भी, उसको भी तोड़ने का काम इस शासन ने किया। इसलिए मैं बार बार कहूंगी, एकल अभियान कोई नया काम नहीं कर रहा है, वो हमारी मूल रचनाओं को पुनर्स्थापित करने का काम कर रहा है। हम ग्राम विकास में भी गौ आधारित खेती, गाय ही हमारे अर्थ का एक आधार है। गाय से क्या नहीं मिल सकता, आज का विषय नहीं तो गौ विज्ञान एक अलग अपने आप में विषय है। सिर्फ खेती नहीं तो खेती आधारित इतने अलग अलग व्यवसाय हैं, उसके द्वारा भी काम हो सकता है। खेती के लगने वाले साधन बनाना है, फिर लोहार का काम हो, लकड़ी का सुतार का काम हो, ऐसे अनग है, मिट्टी के काम हो, बहुत सारे व्यवसाय उसके साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी प्रशिक्षण। आपने ग्रामोत्थान रिसर्च सेंटर को भी देखा, जहां अभी तो कंप्यूटर शिक्षा भी है, महिलाओं के लिए तो ब्यूटिशियन है, मेहंदी है, सिलाई है, कढ़ाई है, ऐसे बहुत सारे जिस के द्वारा उनको अर्थ प्राप्ति हो सके। आपको पता है आज बीए हो, एमए हो या डॉक्टरेट हो, पैसा कमाने का माध्यम तो नहीं बनता। वह स्वयं से कुछ भी नहीं कमा पाते, दूसरों के पास जाकर नौकरी मांगते। बात तो सही है ना, यह शिक्षा प्रणाली है वो यही कर रही है, मगर हम लोगों को पैरों पर खड़े रखने के लिए काम कर रहे हैं। और दूसरा जो बात मैंने जहाँ से शुरुआत की, वो गांव में स्थायी हो, उनको अर्थ मिलने के लिए गांव में कुछ अवसर प्राप्त हो, यह हम ग्राम विकास के द्वारा करते हैं। स्वाभिमान जागरण जो हमारा मुख्य उद्देश्य है। इस देश को भारत मेरी माँ है तो आसानी से कहते हैं, मगर मैं भारत की हूं यह कितने लोग कहते हैं? इसको कहने की आवश्यकता है।
इसको हम जब तक नहीं जिएंगे, जब तक इसके सोच में नहीं आएंगे, तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। देश का हम उस वैभवशाली देश को हम तब तक पुनर्स्थापित नहीं कर सकते। तो वह स्वाभिमान जगाना, तुम इस मातृभूमि में, इस देश के भूमि पर जन्मे हो, इसका भी कोई कारण है, इसका भी कोई उद्देश्य है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं हर देश के साथ 3 बातें तय होती है। हर देश की अपनी एक नियति होती है जिसको उसको पाना होता है। हर देश का एक कार्य होता है जो उसको पूर्ण करना होता है, और हर देश के पास एक संदेश होता है जो उसको देश विश्व को देना होता है। अगर यह जब तक नहीं पूर्ण होगा तब तक हमें रुकना नहीं है। और इस दृष्टि से हम स्वाभिमान जागरण का काम करते हैं। स्वयं को पहचानिए, स्वयं अपने ऊपर खड़े हो जाइए, और वो भाव स्वाभिमान का, यह अहंकार का भाव नहीं है, यह स्वामित्व का भाव जो है वह इस देश को अपनी माता मानना है। इसको गौरवशाली बनाना मेरा काम है, यह मेरा कर्तव्य है। इस भाव को जगाना यह स्वाभिमान जागरण के अंतर्गत करते हैं। और विविध प्रकार के कार्यक्रम हम स्वाभिमान जागरण के अंदर करते हैं। सिर्फ कार्य ही नहीं करते, तो देश की स्वाभिमान जागरण के साथ यह देश भी अपना है, देश का शासन भी अपना है, और शासन हमारे लिए है। तो शासन में चलने वाली सभी योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पाए, यह कार्य भी स्वाभिमान जागरण के अंतर्गत करते हैं। तो फिर वह जनधन योजना हो, या प्रधानमंत्री बीमा योजना हो, या ऐसी हजारों योजना शासन चलाता है, जिनके लिए चलाता है उन तक पहुंचाना और उनके पैरों पर खड़े करना, वह काम भी एकल अभियान करता है। और पंचमुखी शिक्षा की 5वीं शिक्षा जो संस्कार शिक्षा है, आपको पता है भारत धर्म के बिना जी नहीं सकता। हम सभी भी, हमारे जीवन की दिशा ही हमारे धर्म से तय होती है। हम वेश क्या पहनते हैं, हम सुबह से उठकर रात तक क्या करते हैं, वह अपना धर्म तय करता है। तो यह हमारे संस्कार क्या होता है? संस्कार का मतलब योग्य आदतें होती है, और संस्कार का कोई, फिर ये योग्य क्या है? तो योग्य वही है जो मेरे लिए है, मेरे परिवार के लिए योग्य है, मेरे समाज के लिए योग्य है, मेरे धर्म के लिए योग्य है, मेरे राष्ट्र के लिए योग्य है। सिर्फ राष्ट्र नहीं तो अखिल मानव जाति के लिए योग्य है। सिर्फ मानव जाति के लिए नहीं तो संपूर्ण प्रकृति के लिए भी योग्य। और वही योग्य आदतें हरेक में विकसित होने की आवश्यकता है, और वही संस्कार है। हमारा सनातन धर्म यही हमें सिखाता है, वसुधैव कुटुंबकम, यही हमारी संकल्पना है। इसी दृष्टि से संस्कार शिक्षा कार्य करती है। मगर यह सिखाने का माध्यम क्या है? तो गांव-गांव में पहले भी संत, महात्मा, बैरागी दर गांव-गांव प्रवास करते थे, शाम को किसी गांव में रुकते थे और कथा करते थे। ये कथाकार, कीर्तनकारों का ग्रामीण क्षेत्र में अपना एक स्थान था। आज हम कथाकार निर्माण करते हैं। मुझे आनंद हो रहा है, एकल अभियान ने गत 30 वर्षों में 5,500 कथाकार बनाए, जो राम कथा, कृष्ण कथा। इसमें फिर से एक विशेषता मैं अपना बताना चाहूँगी, मगर वो अपने देश की है, एकल अभियान की नहीं है। हमारे पास अलग अलग, हमारी विविधता हमारी संपन्नता है। विविधता तोड़ने के लिए नहीं है, संपन्नता के लिए है। अगर मेरे पास 10 जोड़ी कपड़े हो तो मेरी श्रीमंती हो गई ना। ये मेरी कमजोरी नहीं है कि एक ही में मैं बढ़ जाऊं। तो हमारे देश में अनेक प्रकार के देवी देवता हैं, अनेक प्रकार की मान्यता है, और हम कहते हैं एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है मगर विप्र उसको अलग अलग नाम से जानते हैं। इसीलिए हमारे कथा के विषय भी अलग स्थान के अनुसार अलग अलग है। कई राम कथा है, कई कृष्ण कथा है। और यह कथाकार गांव-गांव जाकर गांव में सत्संग स्थापित करते हैं। फिर से उसी बात पर आती हूँ,
कथाकार सत्संग नहीं चलाते, ग्राम समिति सत्संग चलाती है। कल एकल अभियान रहे न रहे, वह विद्यालय वहाँ चलना चाहिए, वह आरोग्य सेवा वहाँ चलनी चाहिए, ग्राम विकास का कार्य चलना चाहिए और संस्कार शिक्षा भी। और एक अभी हम नई ओर जा रहे हैं और वह है हनुमान परिवार योजना। आज का समय संघर्ष का समय आ रहा है। आप सबको, आप अब यहाँ बैठे हैं मगर एक नज़र कहीं ना कहीं मध्य एशिया में लगी हुई है। सही बात है ना, वहाँ जो हो रहा है और उसके असर हम तक पहुँचने में कोई देर नहीं लगने वाली। और अगर वो 10 दिन बढ़ा तो उसका कहीं ना कहीं, और सभी राष्ट्रों को उसमें कहीं ना कहीं शामिल तो होना ही पड़ेगा, इस ओर नहीं तो उस ओर। और संघर्ष की तैयारी करनी पड़ेगी। जिसने इतिहास से कुछ नहीं सीखा वह मूर्ख है, तो वह नष्ट होगा। इस देश के 20 टुकड़े धर्म के आधार पर हुए। अगर हम आज संघर्ष की तैयारी नहीं कर पाएंगे, और संघर्ष शहरवासी नहीं करेंगे, संघर्ष की जाति जो सहनशीलता है वो ग्रामीण समाज में है, तो उसके लिए संघर्ष के लिए तैयार करना, इसके लिए हम हनुमान परिवार योजना करते हैं, जो गांव में भी है, शहरों में भी है। आज हनुमत शक्ति जागरण की आवश्यकता है। हनुमान चालीसा महामंत्र है। सभी को यानी सभी, छोटे से लेकर बड़े को नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। मैं हनुमान चालीसा को दुर्गा चालीसा के समान कहती हूँ। आप हनुमान चालीसा की जगह दुर्गा चालीसा भी करना चाहेंगे, चल सकता है, मगर वो अपने अंदर का शौर्य जगाने के लिए हनुमान परिवार योजना हम चला रहे हैं, चलाना शुरू कर रहे हैं। हर गांव के लगभग हम हमारे संकल्प में कहते हैं 10 करोड़ हो हनुमान परिवार, उतने हो हनुमान तैयार। क्योंकि यह राम जी का कार्य है, राम राज्य लाना है, तो राम जी की सेना बनानी पड़ेगी, मगर वह सेना बनाने के लिए हनुमान जी तैयार होने चाहिए। मैं तो आप सबको इतना ही कहना चाहूँगी कि हम सभी मिलकर इस कार्य में जुड़े। जैसे जो सिद्धार्थ जी ने संख्या दी, आज नगरों में 4000 समितियां कार्यरत है। इसमें हर एक के लिए काम है। आज यह हम बहुत अल्प राशि में काम कर रहे हैं। 30,000 में एक गांव में पूरे साल भर विद्यालय चलाते हैं। 7,500 रुपये में संस्कार विद्यालय चलाते हैं। मैं ये पैसे मांगने के लिए नहीं, मैं यह कहने के लिए कह रही हूँ, हम इतने अल्प राशि में इतना काम कर सकते हैं क्योंकि शहरों में रहने वाले, इसमें सभी लोगों का योगदान है, जो किसी भी मानधन के अलावा और अपना बहुत अमूल्य समय जो पूरा शिक्षित समाज भी इसके साथ दे रहा है। इसके कारण इतने कम बजट में एकल अभियान आज 1 लाख गांव तक पहुंचा है। मुझे लगता है अपना उद्देश्य 4 लाख गांव तक पहुंचना है, तो वह आप सबके सहयोग के बिना संभव नहीं है। और एक बात, हम यह कार्य करके उपकार नहीं कर रहे, हम अपना कर्तव्य करेंगे देश के प्रति। उल्टा मेरा योगदान, मेरा कर्तव्य करने का अवसर एकल अभियान आपके सामने रख रहा है। जय श्री राम।